नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि आगामी जून 2024, दिसंबर 2024 और आगे आने वाले वर्षों में जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं आगे चर्चा करूं उससे पहले उन तमाम विद्यार्थियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो कि पिछली परीक्षाओं में अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त की और अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए हमारी जो भी कोशिश रही है, हमारा जो भी उद्देश्य रहा है, वो उसको बताने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाए। उन्होंने समझा कि इस चैनल का नाम लेना चाहिए। उनके लिए मैं एक बार फिर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इस उम्मीद से इस बात को बता रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी अभी वर्तमान समय में जुड़े हैं उनके अंदर एक विश्वास जागृत होगा कि हम सही जगह पर अपने समय को दे रहे हैं। क्योंकि जहां मेरे लिए समय का महत्व है, वहीं मेरे से ज़्यादा आप सभी के समय का महत्व है। क्योंकि जब हम समय के महत्व को नहीं समझेंगे तो सफलता तक पहुंचना मुश्किल है। आज मेरे मन में आया कि अक्सर यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य की मैं चर्चा करता हूं, बताता रहता हूं उसकी रणनीति को लेकर, उसकी तैयारी कैसे की जाए। मैंने सोचा कि हम क्यों ना आप सभी को एक टारगेट निर्धारित करें कि अगर आप यूजीसी नेट के दोनों पेपरों में इतने क्वेश्चन सही कर लेते हैं या फिर इतने टारगेट बनाकर अध्ययन करते हैं तो आप इस परीक्षा में आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के 3-4 ग्रुप यहाँ पर हो सकते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे होंगे, तो उनको ये अनुमान नहीं लग रहा होगा कि पेपर 1 में उनको कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए, पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहले ही नेट क्वालिफाई हो गए होंगे, अब वो जेआरएफ के लिए एक बार फिर से कमर कसकर बाहर आ रहे होंगे कि हमें इस बार जेआरएफ होना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि कुछ नंबरों से इस परीक्षा में पीछे रह जा रहे होंगे और बार बार वो अपने तैयारी को लेकर कोसते हुए नज़र आ रहे होंगे कि हमारे अंदर कहाँ से कोई कमी हो पा रही है कि हम इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि पीएचडी के लिए इस परीक्षा में दोबारा बैठेंगे और वो चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक वो हासिल करें ताकि अपने मनचाहे विश्वविद्यालय में वो एडमिशन ले लें। तो ये कुछ कैटेगरी है विद्यार्थियों की और ये परीक्षा इसीलिए पहले की अपेक्षा थोड़ी सी मुझे और कॉम्पिटिटिव नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि आप तैयारी में लगे हुए हैं तो और अच्छी जगह लगे हुए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको उसी तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा कि मिनिमम आपको कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए। क्योंकि जब आप रिजल्ट देखते हैं तो पहले रिजल्ट परसेंटेज में आता था, प्रतिशत में आता था, लेकिन कुछ समय से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट परसेंटाइल में आ रहा है। तो अनुमान नहीं लगता है कि कितने सवाल हम सही करेंगे तो आखिरकार इस परीक्षा में हम सेफ जोन में रहेंगे या फिर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उसके पहले आपको क्या करना है कि आपके पास पेपर 1 का सिलेबस प्रिंटेड रूप में होना चाहिए। ध्यान में रखिए, मैं जोर देकर इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कम जगह आप देखेंगे कि नोट्स के पहले कोई सिलेबस की बात करता होगा। बहुत सारे चैनल्स पे आप देखेंगे कि नोट्स को ही सर्वा माना जाता है, लेकिन मैं बार बार जोर देता हूँ कि आप सिलेबस अपने पास ज़रूर प्रिंट करके रखिए। अगर आपको प्रिंट इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और नहीं तो आप वेबसाइट से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 का सिलेबस रख लीजिए। पेपर 2 का सिलेबस अपने पास रखिए, हिंदी साहित्य का। ऑलरेडी मैंने हिंदी साहित्य पर बात कर ली थी कि कौन कौन इकाई कैसे कैसे पढ़ना है, तो इस पर मैं ज़्यादा अभी नहीं जोर दूंगा, बस बताऊंगा कि इसमें कितने प्रश्नों का टारगेट अगर आप रखेंगे तो सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन पेपर 1 पे थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहता हूं कि यदि आप उन
तीनों चारों कैटेगरी में हैं, पहली बार बैठ रहे हैं, नेट हो गए हैं, कुछ नंबरों से चूक रहे हैं, या फिर पीएचडी के लिए दोबारा अप्लाई करें इस फॉर्म को, तो कैसे आपको तैयारी करना है। तो मान लीजिए आप सिलेबस का प्रिंट आउट कर लेते हैं। सिलेबस कुल 10 इकाइयों में है। आज ही मैंने देखा कि एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आप बता रहे हैं कि हिंदी कुल 10 यूनिट में बटा हुआ है हिंदी साहित्य का सिलेबस, और मैं कहीं नेट पे 11 यूनिट में देख रही हूँ या फिर देख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अभी तक कुछ विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता है कि उनके सिलेबस कितने कितने इकाइयों में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके सिलेबस कितने यूनिटों में बटे हुए हैं, क्या क्या पढ़ना है। पेपर 2 पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है और यहाँ तक चर्चा कर ली है कि अलग अलग यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। पिछले 2-3 साल से हम यही काम कर रहे हैं। लेकिन पेपर 1 में आप देखिए कि ये भी 10 यूनिटों में बटा हुआ है, जिसमें कि शिक्षा अभिवृत्ति का यूनिट है पहला, दूसरा है शोध अभिवृत्ति, तीसरा है बोध, चौथा है संप्रेषण, पांचवा गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, इसके बाद है छठा युक्त तर्क, सातवां आंकड़ों की व्याख्या, आठवां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसको कि कहा गया है ICT, इसके बाद है 9वां है लोक विकास और पर्यावरण, और 10वां यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली। अब हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये प्रयास होना चाहिए कि इन 10 यूनिटों में से जो सब्जेक्टिव तौर से यूनिट है जिसको कि वो खुद अपने से अध्ययन कर लें, या फिर पिछले साल के UGC NTA द्वारा, खासतौर से जो NTA द्वारा एग्ज़ाम कराया गया है उसके क्वेश्चन पेपर को वो डाउनलोड कर लें, या फिर उस पर आधारित कोई क्वेश्चन बैंक मार्केट में आपको मिले तो उसको खरीद लें और बार बार उसको पढ़ें, उसको बार बार रिवाइज करें और कोशिश करें कि 30 क्वेश्चन उनके सही हों। 50 क्वेश्चन इस पेपर से होते हैं तो कम से कम आप 30 क्वेश्चन, मिनिमम 30 क्वेश्चन, ध्यान में रखिए मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, मिनिमम 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम भी हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में दिया गया कि कितने कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, लेकिन आप टारगेट बनाकर चलिए कि आपके 30 सवाल सही होने चाहिए। मान लीजिए किसी के 28 हो जा रहे हैं, 27 हो जा रहे हैं, 25 हो जा रहे हैं, तो भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन 30 सवाल तक आप अपने को जरूर बढ़ाकर रखिए। और हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से ये उम्मीद करते हैं कि 30 सवाल वो सही कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद नहीं करूँगा कि वो 35 कर देंगे, 40 कर देंगे, 45 कर देंगे, थोड़ी सी बेईमानी हो सकती है। लेकिन कुछ यूनिट हैं जिनको कि आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिसमें कि यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 8, 9 और 10, ये टोटल 7 यूनिट ऐसे हैं जिनको कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी बच रहे हैं 3 यूनिट, यानी कि जो गणितीय तर्क से रिलेटेड है, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, इसके अतिरिक्त जो दिया गया है युक्त तर्क या फिर आंकड़ों की व्याख्या। इसमें से भी अगर आप 2-4 सवाल कर लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। इस परीक्षा की अच्छी बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कई बार तुक्के का भी बहुत बड़ा योगदान होता है आपके परीक्षाओं में। तो ये मानकर चलिए कि सब्जेक्टिव तौर पर जो 7 यूनिट हैं उनको अगर आप बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख ले रहे हैं, या फिर कोई विश्वसनीय चैनल है उसको आप देख रहे हैं। आप विश्वसनीय आप कैसे पता करेंगे? आप तब पता करेंगे जब पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा आप उसके पढ़ाने की शैली, उसकी व्याख्या और प्रश्नों की जो प्रकृति है पेपर से रिलेटेड ही वो बता रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये ठीक है। और ये मान लीजिए कि वो पढ़ाने से पहले बार बार नोट्स पर जोर दे रहे हैं कि ये नोट्स ले लीजिए, वो नोट्स ले लीजिए, तो ये मानकर चलिए कि फिर यहाँ से लाभ नहीं होने वाला है। आप उन शिक्षकों को पकड़िए जो सही मायने में उस विषय को गंभीरता से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और टारगेट आप क्या रखेंगे? 30 क्वेश्चन का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम बात करें पेपर 2 को लेकर, तो पेपर 2 जो कि आपका हिंदी साहित्य है और इसमें 100 सवाल आएंगे
और तो आप ये मानकर चलिए कि 100 में से कम, ध्यान रखिए, कम से कम 70 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर 100। आप 100 क्वेश्चन का टारगेट करके चलिए 150 में से, तो मान कर चलिए कि आपका नेट भी हो गया, आपका जीआरएफ भी हो गया और सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो आपका पीएचडी में भी एडमिशन हो जाएगा। तो अब परसेंटेज और परसेंटाइल को अपने दिमाग में से पूरा निकाल दीजिए। जब भी आप अभ्यास सेट कीजिए, पेपर 1 का कीजिए, पेपर 2 का कीजिए, दोनों को मिलाकर देखिए कि आप 100 तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। 100 से अगर कम है तो और अपनी मेहनत को आप बढ़ाइए। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए था जो पहली बार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी नेट हो गया है, वो जीआरएफ के लिए जा रहा है, तो वो तो पहले से ही इस चीज़ को जान चुका है कि पेपर 1 को कैसे करना है, पेपर 2 को कैसे करना है। मान लीजिए अब उसको लग रहा है कि पेपर 2 तो मेरा बहुत बढ़िया है, मुझे पेपर 1 पर मेहनत करना है, तो वो मेहनत करे, लेकिन पेपर 1 पे थोड़ी बहुत कोताही नहीं करनी है। अगर पेपर 1 के चक्कर में पेपर 2 कमज़ोर कर देंगे तो हो सकता है कि फिर आप पिछड़ जाएंगे। ध्यान रखिए, आपकी मजबूती पेपर 2 है, क्योंकि पेपर 1 तो कॉमन है, आप उसमें क्वालिफाइंग के साथ साथ चाहें तो अपने आईक्यू लेवल से प्रश्नों की संख्या 30 तक ले जा सकते हैं। लेकिन पेपर 2 पर अगर अपनी तैयारी को कमज़ोर कर देंगे तो हो सकता है कि जहां मैं 70 का टारगेट दे रहा हूं, आप 55-60 तक सिमट जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप परीक्षा में भी पीछे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो पेपर 2 पे अपनी तैयारी को कमज़ोर नहीं करना है। मैं कई बार विद्यार्थियों से बातचीत करता हूं तो वो कहते हैं कि मेरा पेपर 2 तो ठीक है, लेकिन पेपर 1 में दिक्कत आ रही है, पेपर 1 को कैसे पढ़ें, या फिर पेपर 2 को छोड़कर पेपर 1 को ही पढ़ना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं करना है, बैलेंसिंग करके चलना है, 30 और 70 का रेशियो बना के चलना है। और नेट अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं तो अपनी उन कमजोरियों को, क्योंकि आपसे बेहतर कोई कमजोरी नहीं जानता है। आप जब परीक्षा देकर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ से आवाज़ आती है, उसी दिन पता चल जाता है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। नॉर्मली हम परंपरा को निभाते हुए जरूर एक कह देते हैं कि हमारा पेपर अच्छा गया है। कोई भी पूछता है तो आप बोलते थे कि पेपर अच्छा गया है, लेकिन यहाँ आप अच्छे से जानते हैं कि आपका पेपर कैसा गया है। अगर अच्छा गया होता है पेपर तो अंतरात्मा की आवाज़ बोल देती है। तो मान लीजिए नेट हैं, जीआरएफ के लिए बैठ रहे हैं, तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराते हुए, पुरानी गलतियों में चीज़ें आ जाएंगी कि जो पुराने प्रश्न हैं जिनको कि हम इजी तौर पर लेते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, वो दोबारा आ जाते हैं, तो कन्फ्यूजन में हम उनको गलत कर देते हैं। तो इस गलती को सुधारना है। ठीक है। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, कुछ नंबरों से चूक जा रहे हैं, वो नेट भी नहीं हुए लेकिन कई बार परीक्षाओं में वो बैठ रहे हैं। उनके लिए थोड़ा सा चिंता की बात है कि वो ये डिसाइड करें कि उनको किस पेपर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पेपर 1 में क्या वो 25 से 30 के बीच में सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। पेपर 2 में वो कितना कर पा रहे हैं, 70 से 75 के बीच में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने से स्व मूल्यांकन करते हुए ज़रूर देखें। मान लीजिए कि पढ़ते पढ़ते अगर वो थक जा रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट निकाल कर आँख बंद करके एक बार ज़रूर अपने से पूछें कि मुझे किस पेपर में दिक्कत हो रही है, उस हिसाब से वो मेहनत करें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मेहनत आप करते हैं और श्रेय कोई दूसरा लेता है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप मेहनत कीजिए, क्योंकि सफल लोगों का इतिहास लिखा जाता है और जाहिर सी बात है कि सफल लोगों को सब लोग अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये बात हो गई उन बच्चों के लिए जो कुछ नंबरों से चूक जा रहे थे। अब वो बच्चे जो चाहते हैं कि इसी परीक्षा के बाद वो पीएचडी में भी एडमिशन ले लें और ऑलरेडी वो नेट जीआरएफ हो गए हैं, तो ठीक है। अगर वो जीआरएफ हो गए हैं तो 1 साल के अंदर में उनको पीएचडी में एडमिशन ले लेना चाहिए। नहीं है तो उनको अपनी तैयारी को लगातार मतलब करते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी तैयारी कहीं पिछड़े ना या फिर वो कमज़ोर ना हो। ठीक है। और कुल मिलाकर अपने टाइम टेबल को आप ज़रूर बना लीजिए। जहाँ तक मैं हिंदी साहित्य की बात करूँ, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने यूनिट वाइज सारी चीज़ें सीरियल में कर दिया है और पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा कर दिया है। फिर भी कुछ विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर इसको और सीरियल कर दीजिए जिससे कि समय बचेगा। समय क्या बचेगा,
जबकि आपके पास मोबाइल है तो आपको बहुत सारी चीज़ें भटकाने वाली हैं। कहीं रील्स है तो कहीं सोशल मीडिया है तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो मैं ही कितना आपका समय बचाऊं? आपके हाथ में आपका समय है, आप उसको बचाइए। जितना हो सकता है आपको सीधे रास्ते बताने की कोशिश की जा रही है, उसमें आप ज़रूर संतुष्ट हों, क्योंकि परीक्षा में आपको बैठना है, हमें तो गाइडेंस देना है और हम एकदम सही दिशा में आपको ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारा संबंध केवल यूजीसी नेट परीक्षा तक नहीं है, हिंदी पट्टी में निकलने वाली जितनी भी तमाम शिक्षक भर्तियां हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। आप अगर नेट जेआरएफ निकालते हैं तो ये आपकी अभी पहली सफलता है। इसके आगे तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, उनके लिए भी हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि यूजीसी नेट जून 2024 या फिर आगे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप अपने टाइम टेबल को निर्धारित करते हुए अपने टारगेट को 100 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन और सेकेंड पेपर में क्वेश्चन, टोटल हो गया 100 प्रश्न। इन 100 प्रश्न को अगर आप टारगेट करके ले जाते हैं तो हो सकता है कि परीक्षा में पेपर के आधार पर आपका 4-5 सवाल ज़्यादा सही हो जाए और 4-5 सवाल कम भी हो जाए। तो पेपर कठिन आएगा तो सबके लिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा, अगर आसान आ जाएगा तो उसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो टारगेट को सेट कीजिए पेपर 1 और पेपर 2 को, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और भी कोई सवाल आपका हो तो निसंकोच तरीके से आप कमेंट कीजिए। चिंतन करते करते मन में कोई चीज़ आती है तो मुझे लगता है कि आप सभी से चर्चा करते रहना चाहिए। बाकी जो रोज़ वीडियो अपलोड की जा रही है उनको समय निकाल कर ज़रूर देखिए और आपको ये महसूस होगा कि सही मायने में तैयारी कैसे करनी है और सही दिशा में किस तरीके से करनी है। बिल्कुल यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को लेकर भ्रमित नहीं किया जाता है। एकदम से जो भी जीवन में हमने परीक्षार्थी जीवन में भोगा हुआ यथार्थ उसको प्रस्तुत करने का हम प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँचे और उनको इसका लाभ मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।